नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस से आई ये तस्वीरें अमेरिकी विमानों पर ईरानी हमले से हुई तबाही के सबूत के तौर पर आई हैं। कल खबरें आई थी कि ईरान की तरफ से इस हमले में अमेरिका के 3 सैन्य विमान तबाह हुए हैं, 15-20 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ज्यादा चौंकाने वाली हैं। कहा जा रहा है ईरान ने प्रिसीजन अटैक के जरिए अमेरिका के 2 दूसरे सैन्य विमानों के साथ बेहद अहम और बेशकीमती E-3G एवेक्स सैन्य विमान को भी तबाह कर दिया है। यानी ईरान ऐसे सैन्य विमान पर सीधे मिसाइल दागने में कामयाब हो गया जिसमें एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगा था। ऐसा करके ईरान ने अमेरिकी वायुसेना की आंख फोड़ दी है और कंट्रोल रूम को अंधा कर दिया है। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, खबर यह भी आई कि सऊदी के एयरबेस पर खड़े इस सैन्य विमान के बारे में ईरान को सटीक जानकारी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए रूस ने दी थी और अमेरिका और वेस्ट एशिया के देशों को यह जानकारी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दी है, जो ईरान के हमले झेल रहे देशों को इंटरसेप्टर बेचने के लिए इन दिनों अरब देशों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि चौंकाने वाली जानकारी क्या कहती है, जो मैंने दुनिया भर के सूचना तंत्रों को खंगालने के बाद जुटाई है। आप देख रहे हैं सऊदी एयरबेस पर खड़े इस विमान के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं। इस सैन्य विमान को तबाह करने के लिए ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन से हमला किया। हमला इतना सटीक और सधा हुआ था कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइलों को नाकाम करके भी अपने इस बेशकीमती विमान को बचा नहीं सका। यह कोई मामूली फाइटर जेट या फ्यूल टैंकर वाला विमान नहीं है। यह है E-3G एवेक्स। यह वो सैन्य विमान है जो अमेरिकी वायुसेना के लिए आंख, दिमाग और कंट्रोल रूम का काम करता है। यानी इस विमान की तबाही अमेरिका के लिए होश उड़ा देने वाली घटना है। वेस्ट एशिया के सऊदी अरब एयरबेस से उड़ान भरने वाला यह विमान आसमान में उड़ता हुआ रेडार और कंट्रोल रूम था। अमेरिकी बैटल मैनेजमेंट का जरूरी हिस्सा था। इसके ऊपर लगे डोम के जरिए 360 डिग्री रेडार कवरेज होता था और ईरान पर हमले करने वाले अमेरिकी फाइटर जेट को गाइड करता था। 300-400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन को यह देख सकता था। यही इसकी खासियत है। यही बताता है कि पहले कौन जेट कहां जाएगा, किस टारगेट पर पहले कौन हमला करेगा, किस हमले से बचना है। ये सारे फैसले इस E-3G एवेक्स के भीतर बैठे ऑपरेटर्स लेते हैं। यानी यह विमान खुद बम बारूद या मिसाइल बरसाने का काम नहीं करता है, बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और बैटल मैनेजर की भूमिका निभाता है। कहें तो पूरी एयर वॉर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। यह सैन्य विमान अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को भी बताता है कि कहां निशाना बनाना है और किस निशाने से बचना है। कम्युनिकेशन के मामले में यह विमान जमीन, समुद्र और हवा तीनों के बीच लिंक का काम करता है। अलग अलग यूनिट्स को जोड़कर हमले का कमांड देता है, यानी फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करता है। इसलिए कहा जा रहा है E-3G एवेक्स के तबाह होने का मतलब सिर्फ एक विमान की तबाही नहीं, बल्कि पूरे एयर ऑपरेशन की क्षमता पर बड़ा स्ट्रेटजिक झटका हो सकता है। खबर यह भी आ रही है कि रूस ने अमेरिकी वायुसेना के लिए आंख, दिमाग और कंट्रोल रूम कहे जाने वाले इस विमान की मौजूदगी और सटीक लोकेशन की जानकारी ईरान को दी थी, जैसा कि मैंने कहा। और यह जानकारी जेलेंस्की के हवाले से आई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने NBC न्यूज से बातचीत में दावा किया कि रूस ने ईरान को न सिर्फ जानकारी दी थी, बल्कि रूसी सैटेलाइट ने 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें भी ली थी। यही तस्वीरें ईरान को रूस के जरिए मिली, सटीक लोकेशन का पता चला और ईरान ने 27 मार्च को एक साथ 29 ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइलें इस एयरबेस को निशाना लगाने के लिए निशाना लगाकर दाग दी। इस हमले में अमेरिका का वो विमान पूरी तरह से तबाह हो गया, जो अमेरिका के लिए, जैसा बार बार कह रहा हूं, बेशकीमती है। उसके पास ऐसे सिर्फ 15 से 20 विमान है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया सिर्फ 16 विमान है। नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब जो एडवांस प्रोडक्शन इस रेंज के विमानों का हो रहा है, उसकी खेप 2028 के बाद अमेरिका को उपलब्ध होगी। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के हमले का निशाना सऊदी एयरबेस पर खड़े सैन्य विमान तो थे ही, लेकिन खास निशाना E-3 सेंट्री एवेक्स था। खबरों के मुताबिक अमेरिका के पास ऐसे कुछ ही विमान हैं, जो मैंने कहा, जिनमें से 6 यानी 40% फ्लीट वेस्ट एशिया में तैनात है। ईरान ने इनमें से एक विमान को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया, वो भी तब जब वो हवा में नहीं बल्कि जमीन पर पार्क था। सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार यह हमला सीधे फ्लाइट लाइन पर हुआ। इस हमले में कई KC-135 रिफ्यूलिंग विमानों को भी भारी नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है ऐसे विमानों की संख्या 5 है।
डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक टारगेटिंग रैंडम नहीं थी। यह हमला सामान्य या अंधाधुंध हमला नहीं था, जैसे बार बार खबर आती है कि ईरान ने मिसाइलों की खेप दाग दी यहां वहां जहां तहां, नहीं, बल्कि खास तौर पर E-3G एवैक्स के पार्किंग एरिया को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमले के अटैक पैटर्न से संकेत मिलता है कि हमलावरों को एयरबेस के लेआउट और संवेदनशील एसेट्स की जानकारी थी। आसपास खड़े टैंकर विमान की तुलना में E-3G का एरिया सीधे हमले के केंद्र में था, यानी एवैक्स ही हाई वैल्यू टारगेट था। तो सोचिए जरा, जिस ईरान के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार नहीं दर्जनों बार कह चुके हैं कि ईरान का एयर डिफेंस खत्म है, ईरान की आर्मी खत्म है, ईरान की वायुसेना खत्म है, ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स खत्म है, ईरान की पूरी ताकत खत्म है, ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है, ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। वो ईरान अमेरिका के उस एयरबेस पर, जो सऊदी अरब का एयरबेस है, जहां से अमेरिकी फाइटर जेट और ये कंट्रोल रूम की भूमिका निभाने वाले विमान उड़ान भरते हैं, हमले करते हैं, बम बारूद की बारिश करते हैं, वहां तक ईरान ने मिसाइल दाग दी। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ रिपोर्ट में 3 कहा जा रहा, कुछ रिपोर्ट में कहा रहा 6 विमान तबाह हुए। तो ईरान के पास कितनी ताकत बची है, इसका अंदाजा ऐसे हमलों से हर रोज हो रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, बार बार चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले जारी रहे, जो जारी हैं, तो ईरान जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। लेकिन इस तरह की कार्रवाई पहले भी ईरान कर चुका है। जंग के शुरुआती हफ्ते में यह खबर आई कि कई रेडार सिस्टम, थाड जैसे रेडार सिस्टम, जॉर्डन से लेकर सऊदी तक, कतर से लेकर कुवैत तक, जहां भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थे, उनको बुरी तरह से निशाना बनाया और निशाना बनाकर उन्हें तबाह करने में ईरान ने कामयाबी हासिल की। और यह निशाना बनाया गया शाहिद ड्रोन और मिसाइलों के जरिए, जिस शाहिद ड्रोन की कीमत बताई जाती है 20 से 30 हजार डॉलर, जिसे रोकने के लिए $1 बिलियन का थाड सिस्टम या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, और उससे अमेरिका को लाखों डॉलर का नुकसान होता है एक ड्रोन के हमले को न्यूट्रलाइज करने में। खबर यह पहले आ चुकी है कि 17 ऐसे एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स, 17 ऐसे ठिकाने वेस्ट एशिया में अमेरिकी मिलिट्री के, जो ईरान के हमले में तबाह हो चुके या जिन्हें काफी नुकसान हुआ। खबर यह भी आई कि अमेरिका इतना घबराया हुआ, डरा हुआ है। डरा हुआ से मतलब यह नहीं कि कांप रहा है, घबराया हुआ, डरा हुआ मतलब ईरानी हमले से इतना परेशान है, या अमेरिकी नागरिक या अमेरिकी जो अफसर्स हैं जहां से ऑपरेट करते थे, उनको इतना अंदेशा है ईरानी हमले का कि 2 दिन पहले खबर आई अमेरिकी अखबार के जरिए कि अमेरिकी अधिकारी होटल से या किसी गोपनीय ठिकाने से रिमोटली काम कर रहे हैं ताकि वो ईरानी हमले का निशाना ना बने, क्योंकि ईरान के पास पूरी लिस्ट है वेस्ट एशिया में अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की, और इसलिए गोपनीय ढंग से काम करे। दूतावास खाली हो चुके। इराक में कई बार हमला हुआ, इरबिल में जो अमेरिकी मिलिट्री एसेट और एम्बेसी है, सऊदी में हुआ, कतर में, बाकी वेस्ट एशिया में कई जगह दूतावासों को, जैसे सऊदी अरब में कहा जा रहा है दूतावास पूरी तरह से खाली है, छिप छिप कर ये लोग काम कर रहे हैं। 40,000 से ज्यादा अमेरिकी वापस लौट चुके हैं। ये सब तब हो रहा है जब ईरान की ताकत बकौल ट्रंप खत्म हो चुकी है। जेलेंस्की ने कुछ दिलचस्प जानकारियां दी है। जेलेंस्की ने एनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में ईरान को रूस से मिल रही मदद का दावा करते हुए कहा, हमें पता है कि अगर वो एक बार तस्वीर लेते हैं तो वो तैयारी कर रहे होते हैं, दूसरी बार तस्वीर लेते हैं तो एक तरह की सिमुलेशन होती है, और तीसरी बार का मतलब है 1 या 2 दिन में हमला होगा। और कहा जा रहा रूस ने हमले से पहले 3 बार सैटेलाइट तस्वीरें ली और ये तस्वीरें ईरान को मुहैया कराई ताकि सटीक निशाना लगाया जा सके। जेलेंस्की से पुतिन के बारे में पूछा गया कि क्या वो ईरानियों की मदद करते हैं। जवाब में जेलेंस्की ने कहा, बिल्कुल 100%। और जंग शुरू होने के बाद भी यह खबर अमेरिकी अखबारों के हवाले से भी आई कि रूस वेस्ट एशिया में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों की जानकारी ईरान को दे रहा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारी दे रहा है, सैटेलाइट इमेज भेज रहा है, और यह सब रूस पर्दे के पीछे से ईरान की मदद के लिए कर रहा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कभी इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि कहें तो इनकार किया।
लेकिन ट्रंप खुद ही एक बयान में मान चुके हैं कि पुतिन ऐसा कर सकते हैं। ईरान के शाही ड्रोन हमलों से हो रही तबाही से परेशान अरब देशों को जेलेंस्की अपना इंटरसेप्टर्स बेचने के लिए डील करने में जुटे हैं। कहा जा रहा रूस और ईरान के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर एक साझेदारी है। रूस भी यूक्रेन पर इसी तरह के ड्रोन हमले करता है। यूक्रेन ने इन हमलों से बचने के लिए अपना FPV इंटरसेप्टर्स तैयार किया है, जिसे जेलेंस्की अरब देशों के साथ अमेरिका को भी बेचने का ऑफर दे चुके हैं। अब सोचिए जरा, एक ईरान 1 दर्जन अरब देशों के साथ साथ वर्ल्ड पावर अमेरिका को अपने ड्रोन से लगातार हमले करके उन्हें पानी पिला रहा है, और यूक्रेन जैसे देश मदद का ऑफर कर रहे हैं। बहरहाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि कैसे इस जंग को खत्म किया जाए और कैसे इस जंग से एग्जिट किया जाए। 28 फरवरी को जब ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था, तब तो दोनों ने यही सोचा होगा कि एक ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 30-40 लीडर्स और कमांडर्स को मारकर अपना मकसद हासिल कर लेंगे। 2-4 दिन में ईरान त्राहिमाम करता हुआ घुटनों के बल आ जाएगा, रिजीम चेंज करने के लिए सड़कों पर लोग आ जाएंगे और अमेरिका के मन मुताबिक वहां की सत्ता पर कोई उनका कठपुतली या कोई भी रबर स्टाम्प बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने ट्रंप की धमकी की धज्जियां उड़ाकर अपना नया सुप्रीम लीडर भी चुन लिया और 1 महीने से जंग के मैदान में टिका भी है। ट्रंप जंग खत्म करने के लिए ईरान को 15 पॉइंट का प्रस्ताव दे चुके हैं। ईरान उनके प्रस्तावों को रिजेक्ट करके अपनी शर्तें भेज चुका है। ट्रंप ने 6 अप्रैल तक के लिए ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले के अल्टीमेटम को खिसका दिया है, और ईरान कह रहा है कि हमें ऐसे अल्टीमेटम की परवाह नहीं। अगर आपने हमारे पावर प्लांट्स पर हमले किए तो जवाबी कार्रवाई में वेस्ट एशिया में जितने पावर प्लांट्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उन पर हमले होंगे और तबाही होगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करके बैठा है, अपने मन माफिक वहां से जहाजों को गुजरने का पैसेज दे रहा है, और ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान में सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्रियों की ईरान के मुद्दे पर आज बैठक है। इस जंग को खत्म करने का रास्ता निकालने के लिए बीच बिचाव के लिए कुछ देश जुटे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सेनाओं की टुकड़ियां नेवी और मरीन के वेस्ट एशिया में पहुंचने की खबरें भी आ रही है। ईरान ने दावा किया है कि उसके 10 लाख फौजी भी अमेरिका से जमीनी जंग को तैयार हैं। तो क्या होने वाला है जब ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होगी? भारतीय समय के अनुसार 7 अप्रैल को सुबह 5:15 साढ़े 5 के आसपास, उसके बाद क्या होगा? ईरान के तेवर से लगता नहीं कि अमेरिका की ऐसी शर्तें मानेगा जो ईरान के मन के अनुकूल नहीं हो, और ईरान की जो शर्तें हैं उसे अमेरिका मान ले, यह भी मुमकिन नहीं दिखता। तो फिर होगा क्या? ईरान के बारे में ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि उनकी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरानी जिस तरह से हमले कर रहे हैं, जिस तरह से इजराइल के शहरों से तबाही की तस्वीरें आ रही, तेल अवीव से लेकर जेरूसलम तक, जिस तरह से डिमोना तक ईरान की मिसाइलें पहुंच गई थी, जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है नेगेव के रेगिस्तान में इजराइल में, और जिस तरह से ये सऊदी अरब के जो एयरबेस पर अटैक हुआ है, या तमाम तरह के जो सेंटर्स हैं, अमेरिकी फैसिलिटीज वहां जो अटैक हुआ है, या कतर में जो अटैक हुआ, बहरीन, हर देश से खबरें रोज आती हैं। तो उसके बाद अंजाम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर इस पर है, रास्ता क्या निकलेगा? पूरी दुनिया की नजर इस पर है। साथ में अमेरिकी अखबार, ब्रिटिश अखबार, दुनिया के अखबार बार बार लिख रहे हैं कि ट्रंप इस जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं, उन्हें अपनी गर्दन निकालने का रास्ता तलाश रहे हैं कि किस तरह से वो इस जंग से एग्जिट करें, लेकिन वो रास्ता फिलहाल उन्हें नहीं दिख रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई में अगर कूदते हैं तो रास्ता और संकरा होगा उनके लिए निकलने का रास्ता, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता जिस तरह से संकरा है। कल के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खासियत क्या है, ईरान की वहाँ बढ़त कैसे है, खार्ग आइलैंड को कब्जे करने की बात अमेरिकी सूत्रों के हवाले से अमेरिकी अखबारों में छप रही है, ट्रंप के मंसूबे की बात। अगर वो कोशिश हुई तो क्या हो सकता है, मैंने अलग अलग वीडियो में दिखाया है। जो जानकारियां आई हैं उसके आधार पर आप चाहें वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।